नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। पहला है जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन का परमाणु वाला सिद्धांत, और दूसरा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जॉन डाल्टन वाली थ्योरी मैं आपको करा चुका हूं, उसके क्वेश्चंस मैंने नीचे पिन कर दिए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपके सामने लिखा हुआ है। हिंदी में इन्हें कहते हैं अणु और परमाणु। वैसे तो इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है, सारा का सारा जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ही लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो किताब में से पढ़ सकते हैं। फिर भी एक छोटा छोटा क्विक रिवीजन आपको इसी वीडियो में मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम परमाणु यानी एटम। क्या होता है एटम? तो सबसे पहले आते हैं एटम की परिभाषा के ऊपर। परिभाषा से पहले आप जानिए कि एटम को जनरल भाषा में कैसे समझें, है ना, जनरल लैंग्वेज में कैसे समझें, अपने आसपास कैसे समझें। तो आपका मकान बना हुआ है। आपका मकान कैसे बना हुआ होगा? आपका मकान में सबसे पहले एक ईंट रखी होगी, फिर एक और ईंट रखी होगी, फिर एक और ऐसे ऐसे करके आपका मकान बन गया। बिल्कुल सेम वे में एटम एक करके मिलके बनाते हैं सबस्टांस को या फिर मटेरियल को। बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो रहा एटम का। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? क्वेश्चन डेफिनेशन में से ही आ सकता है या फिर उसके एटॉमिक मास में से आएगा। बाकी बीच में से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि सबसे जो बिल्डिंग यूनिट है किसी भी मटेरियल की, वो एटम है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, एटम है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन में 3 बातें आती हैं, तीनों फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं। पहली है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। नंबर 2, ये आपको कभी भी फ्रीली स्टेट में नहीं मिलेगा, फ्रीली नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, यानी एटम कभी भी फ्री नहीं घूमता है। नंबर 3, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो 3 पॉइंट हैं। पहला, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम, जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है, यानी ना बनाया जा सकता है। नंबर 2, ये कभी भी फ्रीली नहीं घूमेगा। नंबर 3, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अब हमने एक और चीज़ जानी। क्या? एटम 2 तरीके के होते हैं। एक वे जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक वे जो अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब एक जैसे दिखने वाले एटम को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट तत्व बनाते हैं। जब एक जैसे परमाणु, एक जैसे एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एलिमेंट। अलग अलग तरीके के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका कोई दूसरा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर बना देते हैं मटेरियल, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें सारे एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, एलिमेंट्स लगभग 115-18 इनकी संख्या है, लगभग बता रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि इनकी संख्या 118, इसका जाहिर है कि इनके नाम दिए गए होंगे। नाम कैसे दिए गए हैं? एलिमेंट्स के नाम या तो लैटिन से लिए गए हैं या इंग्लिश से लिए गए हैं। फिर इनके सिंबल भी वैसे ही लिए गए हैं। इनके पहले 2 या पहला 1, यानी पहला 1 लेटर या पहले 2 लेटरों को उनके सिंबल में ले लिया गया है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला सिंबल ले लो, यानी ये इसका सिंबल हो गया, और ये पहले नंबर पे होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम का Na होता है। अब ये Na कहां से आ गया? यहाँ तो S आ रहा है, तो ये इसके लैटिन से लिया गया है, ये इंग्लिश से लिया गया है, ये लैटिन से लिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर है मामला? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिंबल्स कहां से लिए जाते हैं, तो आप बताएंगे या तो हमने इंग्लिश से लिया है या इनके लैटिन नंबर से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एटॉमिक मास। तो जानते हैं क्या है एटॉमिक मास, वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एटॉमिक मास के अंदर से। तो देखिए,
एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये कहती है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के ये दिखाना है कि वो कार्बन 12 के एटम से कितना हैवियर है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बताता है कि वह कार्बन 12 एटम के एटॉमिक मास से कितना हैवियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन करते हैं C12 के एटम के वेट के साथ, यानी मास के साथ। ठीक है, C12 एटम के मास के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये आपके पेपर में आ सकता है। बाकी इस चैप्टर में से क्वेश्चन कोई पूछेगा मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का मास इंटू 1/12 ऑफ C12 एटम का मास। ऐसे ही मान लो कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम कितना होता है? 40 इंटू 1/12 ऑफ C12 एटम मास। मान लीजिए आपको कार्बन का निकालना है, तो 12 इंटू C12 1/12 ऑफ C12 एटमिक मास। मान लीजिए आपको क्लोरीन का निकालना है, 35.5 इंटू 1/12 ऑफ C12 एटमिक मास। अब ये बार बार जो आ रहा है 1/12 ऑफ C12 एटमिक मास, इसको साइंटिस्टों ने क्या किया? इसे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? AMU। तो अब एक क्वेश्चन ये बन गया कि AMU को कहां से लिया गया है? AMU को लिया गया है 1/12 ऑफ C12 एटमिक मास से। ठीक है, ये इसका AMU हो गया। कहीं कहीं इसे U भी, केवल U लिख दिया गया है, एटमिक मास यूनिट को केवल U लिख दिया गया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बात समझ गए? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर एटम का साइज कितना होता है? एटम का साइज होता है नैनोमीटर का, लगभग नैनोमीटर, यानी साइज ऑफ एटम ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के लगभग बराबर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर, और बिल्कुल करेक्ट करें तो एंगस्ट्रम है ना। 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम कहा जाता है, तो लगभग उतना ही है। ठीक है, नैनोमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि वो 10⁻⁹ होता है, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 होता है, तो एंगस्ट्रम या नैनोमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये साइज ऑफ एटम है। अच्छा, तो फर्मी -15 होता है, ये फर्मी नहीं है। एटमिक मास समझ गए? अच्छा, तो एटम इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है नहीं एटम में से। अब आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो क्या है मॉलिक्यूल, जान लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले तो लिख देता हूं मैं आपको। परमाणु की जगह यहां पे लिखेंगे अणु। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं जब दो डिफरेंट या सेम एटम आपस में मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी एटम आपस में मिल जाएं, दो या दो से ज़्यादा, आपको मॉलिक्यूल मिल जाना है। ठीक है, समझ गए बात को? अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे दूसरा कोई मटेरियल बना देंगे या दूसरा कोई सब्सटेंस बना देंगे। क्लियर है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर वे सारे एटम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो एलिमेंट बनेगा। अलग अलग तरीके के हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा एक सब्सटेंस या कोई दूसरा मटेरियल। ठीक है, अच्छा, अब इनकी एटमिसिटी के हिसाब से, एटमिसिटी क्या होती है? एटमिसिटी क्या होती है? एटमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसे भी लिख लो, एटमिसिटी को भी लिख लो। एटमिसिटी क्या होती है? एटमिसिटी होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स बैठे हुए हैं, इसे एटमिसिटी कहा जाता है। इसके बेस पे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। देखिए, नंबर 1 मोनो एटमिक। मोनो एटमिक यानी कि जिसके अंदर केवल एक एटम होता है, विच इज, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोडियम एक है, सिंगल वन। दूसरा कार्बन, ये भी अकेला होता है ना। पोटेशियम है, ये अकेले वाले हैं। हीलियम भी है, ये भी अकेले वाली है ना।
तो आप कहेंगे सर एक H आ गई, एक E आ गई, या तो 2 हो गए। असल में ये है तो एक ही, है ना, एक ही एलिमेंट है, 2 और 3 नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मोनोएटमिक। फिर होते हैं डायएटमिक। डायएटमिक जिनमें 2 एटम्स जुड़े रहते हैं, जैसे Cl2, O2, H2 भी कर सकते हैं। जिनमें 2 2 2 होते हैं उन्हें कहते हैं डायएटमिक। फिर आते हैं ट्राइएटमिक। जिनके अंदर 3 एटम होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल O3, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। अगला है टेट्रा एटमिक। टेट्रा एटमिक जिसमें 4 होते हैं, इन्हें पॉली एटमिक भी कहते हैं, पॉली एटमिक भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं एटॉमिसिटी के हिसाब से। मोनोएटमिक जिसमें 1 है, डायएटमिक जिसमें 2 हैं, ट्राइएटमिक जिसमें 3 हैं, टेट्रा एटमिक जिसमें 4 हैं क्या, एटम। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉलिक्यूल्स के टाइप्स। ओके, अब बात आती है इसका मास। इसका मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो विच इज सिंपल, बहुत सिंपल है। उसमें एटम की तरह आपको C12 V12 नहीं लेना है। वो क्या करना है, मान लीजिए आपको CO2 का निकालना है, तो इसमें अलग अलगों का जोड़ देते हैं। जैसे 1 × C का प्लस 2 × O का। C का कितना होता है 1 × 12 प्लस 2 × 16 कितना हो गया 12 प्लस 32 कितना हो गया 44। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यानी इनका अलग अलग ऐड कर दीजिए, अलग अलग एटम्स का मास जो है उसे ऐड कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर। अच्छा, ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज और बता दे रहा हूं आपको कि ये 2 टाइप के और होते हैं मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 कहाँ, यहीं बता दूं, इधर बता दूं, होमो मॉलिक्यूल्स और हेट्रो मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में क्या अंतर होता है, होमो यानी एक जैसे दिखने वाले, हेट्रो यानी अलग अलग दिखने वाले। जैसे CO अलग अलग हो गए, O2 एक जैसे हो गए, इसे कहते हैं हेट्रो, इसे कहते हैं होमो। अलग अलग एटम्स को मिला के जब हम किसी मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो वो हो जाएंगे हेट्रो, और एक जैसों से मिलकर बना देंगे तो उसे कहेंगे होमो। ठीक है, तो बस इतना ही है एटम और मॉलिक्यूल के अंदर। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आ जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी तीसरी यूनिट समाप्त होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।